हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं सौरभ गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के कंसेप्ट को इम्प्रूव करने वाले हैं, बिल्डअप करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ऐसे एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रियली हेल्पफुल होने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आज के सेशन में आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आज का हमारा जो सक्सेस मंत्र है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेहनत करना कभी ना छोड़े, मेहनत करते रहे क्योंकि एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी मंत्र के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरेक्टाइल डिसऑर्डर। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत छोटा टॉपिक है सेक्सुअल डिसऑर्डर, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बहुत लिमिटेड बनते हैं। और अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है और आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो सकते हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के। तो बहुत छोटा टॉपिक है और अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो ये समझ लीजिए कि आपका पढ़ाई करना बेकार है। ठीक है, तो लिमिटेड टर्म्स हैं इसके अंदर, लिमिटेड टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरेक्टाइल डिसऑर्डर। इरेक्टाइल डिसऑर्डर का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। देखिए कई प्रकार की टर्म्स होती हैं साइकेट्री के अंदर, सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंदर, जिसमें एक आता है आपके इरेक्टाइल डिसऑर्डर आता है। बाकी की टर्म्स को हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। और दूसरा आता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ये दो टर्म ऐसी हैं जो कि अक्सर हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि इन दोनों के बीच का एक डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इनके बीच में हमेशा हमको कंफ्यूजन हो जाता है और हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ एज ए सिनोनिम्स यूज करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो इनका हम वन बाय वन मीनिंग समझेंगे कि इनका एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। बात करते हैं इरेक्टाइल डिसऑर्डर की। इरेक्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है, इट इज inability to erect the penis during sexual intercourse. What is erectile disorder? It is inability to erect the penis during the sexual intercourse. That means during the sex अगर पेनिस जो है उसके अंदर इरेक्शन नहीं आ पा रहा है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं इरेक्टाइल डिसऑर्डर। जबकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अगर आपका जो सीमन है वो समय से पहले, समय मतलब ऑर्गेज्म से पहले, ऑर्गेज्म, ऑर्गेज्म का मतलब होता है चरम सीमा जो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी की होती है, ऑर्गेज्म उसको अपन बोलते हैं। जो इसका फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल जो प्लीजर पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेज्म। तो ऑर्गेज्म से पहुंचने से पहले अगर सीमन जो है इजैकुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स कि इरेक्शन अगर नहीं हो पा रहा तो उसको अपन कहेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और अगर सीमन प्रीमेच्योरली इजैकुलेट हो रहा है बिफोर रीचिंग द ऑर्गेज्म, दैट कंडीशन इज नोन एज द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ठीक है, अब इसमें हमने कहा इट इज इनएबिलिटी टू इरेक्ट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। प्लस इसके साथ और क्या आएगा, अगर आपका जो इरेक्शन है, इरेक्शन इज नॉट मेंटेन्ड, मतलब इरेक्शन तो हुआ लेकिन कंप्लीट सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रोसेस के दौरान आपका इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं है, पर्सन का इरेक्शन मेंटेन नहीं है, इरेक्शन जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी अपन किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंतर्गत रखेंगे। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है दैट इज इनएबिलिटी टू इरेक्ट द पेनिस ड्यूरिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब इंटरकोर्स होने से पहले, सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलने के बाद जो इरेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, अगर हो गया है तो वो कंप्लीट सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसके दौरान वो इरेक्शन मेंटेन नहीं होता है, वो जल्दी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरेक्टाइल डिसऑर्डर। सो आपके ऑप्शन है इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन सफिशिएंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो सफिशिएंट इरेक्शन होना चाहिए था वो इरेक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? इट इज द इजैकुलेटिंग द सीमन बिफोर रीचिंग द ऑर्गेज्म। तो ऑर्गेज्म क्या होता है ये हमने सीखा, इसको मैं और लिख देता हूं, फाइनल पॉइंट ऑफ सेक्सुअल प्लीजर। ठीक है, तो सेक्सुअल प्लीजर का जो अपर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उस तक पहुंचने से पहले अगर एजेकुलेट हो जाता है दैट कंडीशन इज नोन एज द प्रीमेच्योर एजेकुलेशन। हालांकि इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो डीएसएम जो आपका 5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, उसने इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिए हैं। वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे की क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो अभी हमारे लिए इतना सीखना काफी है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो अब हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन है लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर। दैट मींस अगर सेक्सुअल डिजायर की कमी, लॉस ऑफ लिबिडो। सेक्सुअल डिजायर की कमी का मतलब अपन क्या समझते हैं? लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर, इसको अपन बोलते हैं हाइपोसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसको अपन किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं? जेनाइटो पेल्विक डिसऑर्डर। जेनाइटो पेल्विक डिसऑर्डर या इसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन डिसऑर्डर। पेनिट्रेशन डिसऑर्डर या इसको अपन बोलते हैं डिस्पेरियूनिया। इसको अपन समझ लेते हैं तीनों टर्म्स को। तो ये टर्म्स मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। ये टर्म्स, दोनों टर्म्स के डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी टर्म्स जो है वो बहुत सिंपल है, लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर। दैट मींस द लॉस ऑफ लिबिडो या लेक ऑफ लिबिडो दैट इंडिकेट्स द हाइपोसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द फोर्थ ऑप्शन। बिफोर exploring the answer of this question, we will explain the fourth option. So in the fourth option it is given the pain during sexual intercourse, that is otherwise known as the genitopelvic disorder, or it is also known as the dyspareunia. ये इसको अपन कहते हैं क्या? पेनिट्रेशन डिसऑर्डर। What is genitopelvic disorder or penetration disorder or dyspareunia? It is all these three terms are used as a synonyms. Pain during sexual intercourse is known as the dyspareunia. ठीक है, होता क्या है कि जब पेनिट्रेशन किया जाता है इरेक्ट पेनिस के द्वारा, जब पेनिट्रेशन होता है वेजाइना का, तो उस वक्त जो वेजाइना है या पेनिस है, किसी को भी अगर पेन फील होता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिस्पेरियूनिया। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसी से मिलती जुलती एक टर्म है जिसको अपन बोलते हैं वेजाइनिज्म। वेजाइनिस्मस, वेजाइनिस्मस बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, ये इसी से मिलती जुलती टर्म्स है लेकिन इसका मतलब अलग होता है, ये हम आगे की स्लाइड में स्टडी करेंगे। अभी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन था वो हमको क्लियर हो गया, दैट इज द जेनाइटोपेल्विक डिसऑर्डर, डिस्पेरियोनिया, पेनिट्रेशन डिसऑर्डर, इट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरेक्टाइल डिसऑर्डर। इरेक्टाइल डिसऑर्डर को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जैसा कि हमने डेफिनेशन को स्टडी किया, जैसा कि हमने इसको समझा, हमको क्या समझ में आया? इट इज इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन सफिशिएंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। सो दैट विल बी योर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट ऑब्लिक अराउजल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं FSIAD। FCAD
फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट और अराउजल डिसऑर्डर। तो सेक्सुअल इंटरेस्ट या अराउजल डिसऑर्डर की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर हम हाइपर सेक्सुअलिटी की बात नहीं होगी, यहाँ पर किसकी बात होगी, हाइपोसेक्सुअलिटी की। हाइपोसेक्सुअलिटी की, अगर किसी व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर कम है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की जो डिजायर्स है, ठीक है, वो कम है, उसको अपन कहते हैं हाइपोसेक्सुअलिटी। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिसऑर्डर लिखा है, तो डिसऑर्डर कुछ भी हो सकता है, या तो हाइपो होता है या फिर हाइपर हो सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हाइपोसेक्सुअलिटी की बात करेंगे। क्लियर है? तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर जो है वो ऑप्शन आंसर नहीं है इसका। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड डिफिकल्टी बिकमिंग अराउजल, मतलब अराउज होने में, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की डिजायर जनरेट होती है, सो दैट इज नोन एज द अराउजल। ठीक है, तो बॉडी का सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक्टिवेट होना, मोटिवेट होना, वो कहलाता है अराउजल। तो ऐसी कंडीशन जहां पर ना तो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई इंटरेस्ट हो और ना ही बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अराउजल हमको देखने को मिलता हो, वो कंडीशन आपकी कहलाती है हाइपोसेक्सुअलिटी। और हाइपोसेक्सुअलिटी किस कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सेक्सुअल इंटरेस्ट और अराउजल डिसऑर्डर। अब यहां पर मेंशन कर दिया फीमेल, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, फीमेल के अंदर। ये मेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, मेल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली किसके अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिकली किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट और अराउजल डिसऑर्डर। थर्ड वन इज इनएबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज्म। इनएबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज्म जो है वो फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये मेल से रिलेटेड हो सकता है, जो कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को, इनएबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज्म। नेक्स्ट इज प्रीमैच्योर अराउजल। प्रीमैच्योर अराउजल जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स नहीं है, ठीक है, प्रीमैच्योर अराउजल। सो ऑप्शन 4, 3 एंड 1 इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर क्या है, 2। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन हम लोग इतना कर रहे हैं, डीप में मैं जा रहा हूं और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, लेकिन जरूरत है नहीं इसकी। आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज डिफाइंड एज, ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एग्जैक्टली होता क्या। इनएबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज्म, यस, ये इसका एक फीचर्स हो सकता है, बट एग्जैक्टली अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये जो ऑप्शन है वो आपके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को डिफाइन नहीं करता। इनएबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज्म, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा जिसकी वजह से इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज डिफाइंड एज। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इजैकुलेशन दैट अकर्स टू क्विकली ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर अगर इजैकुलेशन टू क्विकली हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, शीघ्र पतन बोलते हैं, शीघ्र पतन। तो ये वो जो कंडीशन है वो कहलाती है आपकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर टू क्विकली इजैकुलेशन होता है किसमें, वेजाइना में, विद इन 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के अंदर, और जस्ट बिफोर और आफ्टर पेनिट्रेशन। ये इसकी डायग्नोस्टिक गाइडलाइन है, ये इसकी डायग्नोस्टिक गाइडलाइन है कि 1 से 2 मिनट पहले के अंदर एजैकुलेट हो जाएगा, या फिर जस्ट बिफोर और आफ्टर द पेनिट्रेशन। अगर एजैकुलेशन होता है तो वो कंडीशन किस में आएगी, आपके प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के अंदर आएगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है आपका डिलेड इजैकुलेशन। डिलेड इजैकुलेशन जो होता है वो आपके एबनॉर्मल, जो डिलेड इजैकुलेशन का मतलब क्या था, रीच ऑर्गेज्म पर पहुंचने के बाद भी, कि ऑर्गेज्म आ गया उस वक्त प्रॉपर सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, आफ्टर प्रॉपर सेक्सुअल स्टिमुलेशन, इनएबिलिटी टू इजैकुलेट,
ठीक है, प्रॉपर सेक्सुअल स्टिमुलेशन है और ऐसा लगता है कि मतलब जो फाइनल पॉइंट है ऑर्गेजम है, व्यक्ति उस तक पहुंच चुका है लेकिन फिर भी इजैकुलेशन नहीं हो रहा, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डिलेड इजैकुलेशन। मतलब कंडीशन फेवरेबल है कि इजैकुलेशन हो जाना चाहिए लेकिन इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, डिलेड इजैकुलेशन। लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर जो है वो किसका फीचर है, आपके हाइपोसेक्सुअलिटी का। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अप्रोप्रिएटली मोर एक्यूरेटली कौन सा ऑप्शन जो इसको एक्सप्लेन करता है, दैट इज द ऑप्शन 2, ejaculation that occurs too quickly during sexual activity। so ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिलेड इजैकुलेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब है। अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था डिलेड इजैकुलेशन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इजैकुलेशन दैट अकर्स बिफोर द इंडिविजुअल विशेज, मतलब एक अगर इंडिविजुअल विशेज, इंडिविजुअल कब इजैकुलेट करना चाहता है, एट द पॉइंट ऑफ ऑर्गेज्म। इंडिविजुअल कब जो है इजैकुलेट करना चाहता है, एट द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले इजैकुलेट हो रहा है, बिफोर इजैकुलेट हो रहा है, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। उसको अपन क्या कहेंगे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। सेकंड इज डिफिकल्टी इन रीचिंग ऑर्गेज्म डिस्पाइट सफिशिएंट सेक्सुअल स्टिमुलेशन, मतलब सफिशिएंट सेक्सुअल स्टिमुलेशन है उसके बाद भी व्यक्ति ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ऑर्गेज्म होगा मतलब क्या होगा, इजैकुलेशन होगा, लेकिन अगर ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको अपन को क्या कहेंगे, डिलेड इजैकुलेशन। थर्ड वन इज इनएबिलिटी टू अचीव एन इरेक्शन, अगर इरेक्शन अचीव नहीं कर पा रहा है तो ये आपका किससे संबंधित फीचर हो गया, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड फीचर्स हो गया। नेक्स्ट इज पेन ड्यूरिंग इजैकुलेशन, अगर पेन ड्यूरिंग इजैकुलेशन की बात करें, ठीक है, तो इजैकुलेशन के टाइम पर पेन होना ये आपके डिलेड इजैकुलेशन का एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है। सो अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या नजर आता है आपको, 2। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, अगर आपको कुछ भी इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज विनायक नर्सिंग अकेडमी, जहां पे आपको ऑल इन वन प्लान के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलेगा, डेली वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो 2 कोर्सेज हैं टेस्ट सीरीज का और ई पीडीएफ नोट्स का, ये आपको फ्री में दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स जो है फैकल्टी के द्वारा खुद से प्रिपेयर किए गए हैं, कई बुक को रेफर करने के बाद खुद से प्रिपेयर किए गए हैं, टाइप किए गए नोट्स हैं, तो पढ़ने में भी आसानी रहेगी। इसके अलावा हमने टेक्निकली इंप्रूव किया है नोट्सों को, ताकि जैसे आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो उस टॉपिक पर आप क्लिक करोगे इंडेक्स के अंदर तो सीधे आपको सामने वो टॉपिक खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्क्रॉलिंग में जो टाइम जाता है वो टाइम हमने आपको बचाने की कोशिश की है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया है उसमें नोट्स के अंदर, तो नोट्स अगर आपको आप पढ़ोगे तो आपको रियली आपको जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपके लिए एक ही प्लान के अंतर्गत ये दी है, और सबसे कम फीस में हम लोग ये प्लान दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे कम फीस में हम लोग ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9950755186। ठीक है, तो एक बार ऐप डाउनलोड करके आप हमारे प्लान्स को एक्सप्लोर कीजिए, हमारे डेमो वीडियोस को देखिए, नोट्स को देखिए, और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारा प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय सेक्सुअल अराउजल। सेक्सुअल अराउजल का डिसऑर्डर पूछा है। सेक्सुअल अराउजल कब होता है, जब सामने वाला पर्सन, जब अपोजिट जेंडर वाला पर्सन सेक्सुअल स्टिमुलेशन देता है। ठीक है, उस वक्त क्या होना चाहिए, सेक्सुअल अराउजल होना चाहिए। जब अपोजिट जेंडर वाला पर्सन सेक्सुअल स्टिमुलेशन देता है तब क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल। ठीक है, या अपोजिट जेंडर वाला पर्सन जब सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इनवाइट करता है उस वक्त क्या होना चाहिए, अराउजल होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहे, किससे हो रहा है सेक्सुअल अराउजल, फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन और ह्यूमिलेशन ऑन अदर्स, मतलब दूसरों को दर्द दे करके या दूसरों का अपमान करके
दूसरों को दर्द दे करके, दूसरों को अपमानित करके अगर सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, सेक्सुअल अराउजल मिल रहा है, तो क्या वो कंडीशन नॉर्मल होगी? वो कंडीशन नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन कब होती है? जब आपको सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है अपोजिट जेंडर के द्वारा या उसकी तरफ से इन्विटेशन मिल रहा है, ठीक है, उस वक्त क्या होगा? आपके अंदर सेक्सुअल अराउजल होगा। लेकिन अराउजल कब हो रहा है? जब आप दूसरों को पेन या आप तकलीफ दे रहे हैं और उस वक्त सेक्सुअल अराउजल हो रहा है, वो आपके सेक्सुअल अराउजल का कारण बन रहा है, तो वो कंडीशन किस नाम से जानी जाती है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जो दो कंडीशन आती है, एक तो होती है दूसरों को दर्द दे करके, ठीक है, सेक्सुअल अराउजल मिलता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जब कोई दूसरा तकलीफ देता है अपोजिट दूसरे पार्टनर को, जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को तकलीफ देता है तो दूसरा पार्टनर जो है वो उसको अराउजल मिलता है। तो दोनों ही कंडीशन है, या तो पेन दे करके, ह्यूमिलेशन दे करके, या फिर ह्यूमिलेशन ले करके। तो दोनों ही कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। पहला है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। मैसोकिज्म क्या होता है? फ्रॉम बीइंग इन्फ्लिक्टेड और ह्यूमिलेटेड बाय अदर्स। अगर दूसरों से दर्द मिल रहा है और तब सेक्सुअल अराउजल हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है सेक्सुअल मैसोकिज्म। और अगर दूसरों को दर्द दिया जाता है तो वो कहलाती है सैडिज्म। ये दोनों टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपको जो आंसर है वो आपकी इसी एक्सप्लेनेशन में मिल गया। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपसे पूछा गया है फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन्स ऑन अदर, दूसरों को दर्द दे करके अगर सेक्सुअल अराउजल हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल सैडिज्म कहलाएगा। और अगर दूसरों से दर्द लेकर के अगर सेक्सुअल अराउजल हो रहा है तो वो कहलाएगा मैसोकिज्म, ठीक है। एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर क्या होता है कि यहां पर व्यक्ति जो होता है अपने, यहां पर सेक्सुअल अराउजल कैसे होता है? सेक्सुअल अराउजल बाय exposing his or her genital parts to other or involving in sexual activity in public. सेक्सुअल अराउजल बाय एक्सपोजिंग हिज और जेनिटल पार्ट्स, अगर व्यक्ति अपने जेनिटल पार्ट्स को एक्सपोज करता है पब्लिक के सामने, मतलब एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी करना। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी करना। अब यहाँ पे उसी से मिलता जुलता ये टर्म लिया गया है एक्सिबिशनिस्ट, ठीक है। मतलब व्यक्ति अपने जेनिटल पार्ट्स को दूसरों को दिखा करके उसके अंदर क्या होगा? सेक्सुअल अराउजल होगा। तो यहाँ पर कंडीशन जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेक्सुअल अराउजल, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल अराउजल। जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में जो डिसऑर्डर स्टडी किए थे और जो इस क्वेश्चन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सारे डिसऑर्डर किसके हैं? सेक्सुअल अराउजल के। तो नॉर्मली सेक्सुअल अराउजल किससे होना चाहिए था वो भी हमने स्टडी किया, वो भी हमने डिस्कस किया। और ये जो सेक्सुअल अराउजल्स हैं वो एबनॉर्मल तरीके से हो रहे हैं, इसलिए इनको हमने डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा है। क्लियर है? तो यहां पर अराउजल किस चीज से हो रहा है? बाय एक्सपोजिंग हिज और हर जेनिटल पार्ट्स टू अदर, या फिर अगर पब्लिक में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है आपके सेक्सुअल अराउजल की। जैसे कई बार हम लोग रील पर देखते हैं, तो रील पर कई व्यक्ति जो होते हैं वो कम कपड़ों में रील बनाना पसंद करते हैं, तो ये उनका किस फीचर से संबंधित हो सकता है? उनके सेक्सुअल अराउजल से संबंधित हो सकता है। किससे संबंधित हो सकता है? एग्जीबिशनिज्म से संबंधित हो सकता है। लेकिन उनको क्लियरली डायग्नोस करने के लिए हमें उनको प्रॉपर जो है ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत पड़ेगी, उनका प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन असेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो वो इन चीजों से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है एग्जीबिशनिज्म। नेक्स्ट इज फेटिसिज्म, जिसको कि यहाँ पर लिखा है फेटिसिस्टिक डिसऑर्डर। अब फेटिसिज्म क्या होता है? यहाँ पर व्यक्ति जो होता है, यहाँ पर वही बात आएगी किसकी? सेक्सुअल अराउजल की बात आएगी। यहां पर किससे हो रहा है सेक्सुअल अराउजल? बाय सीइंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स।
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स को देख करके जो कि अपोजिट जेंडर से रिलेटेड हैं, उनको देख करके अगर सेक्सुअल अराउजल होता है उसको अपन बोलते हैं फैटिसिज्म बोलते हैं। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, जैसे उसके कपड़े हो सकते हैं, क्लॉथ हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेसरीज हो सकती हैं जैसे गले का हार हो गया, कानों के कुंडल वगैरह। इनको देख करके अगर इनको देख करके अगर सेक्सुअल अराउजल होता है, ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है क्या, फेटिसिज्म। इसके अलावा नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स जैसे हाथों को देख करके, पाँव को देख करके अगर सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, फेटिसिज्म। तो फेटिसिज्म में दोनों आते हैं, कोई भी अपोजिट जेंडर जिसके लिए अट्रैक्शन होता है, उसके कपड़ों को देख करके उसके एक्सेसरीज को देख करके या उससे संबंधित नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स को देख करके अगर सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, फेटिसिज्म बोलते हैं। क्लियर है? सो ये आपका फेटिसिज्म का डिसऑर्डर है। अब क्लॉथ से रिलेटेड एक डिसऑर्डर और आता है हमारे पास, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस करूंगा कि फेटिसिज्म और ट्रांसवेस्टिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म ध्यान रखना, मैंने क्या बोला आपको, ट्रांसवेस्टिज्म बोला, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वो भी कपड़ों से संबंधित ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग क्लियर करेंगे। अभी आपके लिए समझना कितना है कि ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए। मैसोकिज्म का मतलब फ्रॉम बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय अदर्स, from being humiliated or getting pain by others, the condition is known as the masochism. Sexual sadism में अगर inflicting pain on others, on others, that is sadism. Exhibitionism, exposing the genital parts into the public or involving in the sexual activity in the public, ठीक है। Next is fetishism, by seeing non-living object or non-genital body parts that creates the sexual arousal in the person. So that is known as the fetishistic disorder. तो इन सबको हमने डिसऑर्डर क्यों रखा है, क्योंकि ये एबनॉर्मल तरीके हैं, सेक्सुअल अराउजल होने का एबनॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीका क्या होता है, जब कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपको स्टिमुलेट करे, सेक्सुअल स्टिमुलेशन क्रिएट करे या फिर इनवाइट करे, दोनों ही कंडीशन में होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो अदर तरीके हैं जिनसे हो रहा है स्टिमुलेशन, वो सारे किस में हमने रखे, डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखे हैं। तो आंसर यहां पर आपका बी, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिसऑर्डर डज एन इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली अराउज्ड बाय क्रॉस ड्रेसिंग। अब ये क्लॉथ वाला आपका क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने कहा कि मैं आगे के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था फेटिसिस्टिक डिसऑर्डर, ये हमने डिस्कस किया था। यहां पर क्या हो रहा था, बाय ऑब्जर्विंग और seeing नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, सच एज क्लॉथ हो सकता है, ठीक है, शूज हो सकते हैं, या कोई भी एक्सेसरीज हो सकती है, या नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स, नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स। देखिए हर चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार वो टर्म्स आ रही है उस टर्म्स को मैं उतनी बार रिपीट करूंगा ताकि आपके माइंड में फिट बैठ जाए और आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना हो। By observing और seeing नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्लॉथ, शूज, एक्सेसरीज, नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स, जिसमें आपके क्या आ सकता है, जैसे हैंड हो गया, फीट हो गया, हेयर हो गए, आईज हो गई, ठीक है। तो इनको देख करके स्टिमुलेशन हो रहा है, दैट इज द फेटिसिस्टिक डिसऑर्डर। क्रॉस ड्रेसिंग मतलब अपोजिट जेंडर के कपड़े पहन करके, यहां पर आप देखिए बाय सीइंग, एंड दूसरा मैं लिख रहा हूं क्या, बाय वियरिंग द क्लॉथ ऑफ अपोजिट जेंडर। बाय बियरिंग, समझिए ध्यान से, बाय बियरिंग द क्लॉथ ऑफ अपोजिट जेंडर, जब दूसरे जेंडर वाले व्यक्ति के कपड़े पहन करके अगर सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है। या इसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसवेस्टिज्म। वेस्टिज्म का मतलब होता है कपड़े, अंडरगारमेंट्स। वेस्टिज्म का मतलब क्या होता है, अंडरगारमेंट्स। अगर आप कभी अंडरगारमेंट्स खरीदे हो तो उनमें कई कंपनीज के जो आपके रैपर होते हैं, जो आपके कवरिंग होती है, उस पर लिखा होता है बेस्ट,
VEST, वेस्ट का मतलब होता है अंडर गारमेंट्स। तो इसको अगर अपन अंडर गारमेंट्स पहन करके अपोजिट जेंडर के अगर सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है तो उसको अपन कहेंगे ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपसे क्लॉथ कहा जाए और स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो वो अंडरस्टूड है कि वो स्पेशली किसके लिए है, अंडरगारमेंट्स के लिए है। ठीक है, तो बाय वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ अपोजिट जेंडर इफ देयर इज सेक्सुअल अराउजल इन द पर्सन, दैट टर्म इज नोन एज द ट्रांसवेस्टिज्म। एक्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, बाय एक्सपोजिंग द जेनिटल और genital parts into the public or involving in the sexual activity in the public, that is the exhibitionistic disorder। fetishism हम लोगों ने डिस्कस किया। voyeuristic disorder ये आप लोगों के लिए नई टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं। आंसर में बता देता हूँ इसका क्या जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर भी क्लॉथ वर्ड आ रहा है। ये दो टर्म ऐसे जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि voyeurism और fetishism एंड ट्रांसवेस्टिज्म में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, वियरिंग द क्लॉथ जिसको कि अपन क्या कह रहे हैं, क्रॉस ड्रेसिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्रॉस ड्रेसिंग। अरे आ गया क्या समझ में, क्या बोल रहे हैं, क्रॉस ड्रेसिंग बोल रहे हैं। क्रॉस ड्रेसिंग मतलब दूसरों के कपड़े पहनना। ठीक है, फेटिसिज्म हो गया, ये मैं हटा देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म जो हम समझेंगे वो क्या है, आंसर आपको मिल गया। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर जाएगा वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर, जिसको क्या हम बोलते हैं, वॉयरिज्म। ठीक है, इट इज वॉचिंग द अनसस्पेक्टिंग पर्सन। अनसस्पेक्टिंग पर्सन ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अनसस्पेक्टिंग पर्सन। ध्यान रखना, एक एक टर्म्स यहाँ पर मीनिंग बदल देती है। साइकेट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक एक टर्म्स हर एक कंडीशन के लिए, हर एक बिहेवियर के लिए अलग अलग टर्म है हमारे पास। तो ध्यान रखना क्या, अनसस्पेक्टिंग पर्सन यहाँ पर व्यक्ति को देख रहा है। फेटिसिज्म में क्या था, नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स या उसके रिलेटेड कपड़े, शूज, एक्सेसरीज, उनको देख करके सेक्सुअल अराउजल हो रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, वॉचिंग द अनसस्पेक्टिंग पर्सन। अनसस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि आप उसको देख रहे हो, वो कहलाता है अनसस्पेक्टिंग पर्सन। अगर व्यक्ति को पता लग जाए कि कोई मुझे देख रहा है तो वो अपने आप को बचा लेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है तो वो अपना एक्टिविटी, अपना बिहेवियर नॉर्मल करेगा। अब किस प्रकार के बिहेवियर को वो देख रहा है, वॉचिंग द अनसस्पेक्टिंग पर्सन नेक्ड। आप ऐसे व्यक्ति को बिना कपड़ों के देख रहे हैं जिसको कि आप उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो दूसरों को बिना कपड़ों के देखना या इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी, या उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में देखना, या अनड्रेसिंग कपड़े उतारते हुए देखना। कई सारी कंडीशंस आती है इसमें, 3 को मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर। कौन कौन सी कंडीशंस है, पहला है बिना कपड़ों के देखना, या इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखना, या फिर उसको कपड़े उतारते देखना। ये तीनों कंडीशन ऐसी हैं। ठीक है, इसमें और कुछ कंडीशन हम जोड़ सकते हैं, जैसे टेकिंग बाथ, नहाते हुए देखना, बाथिंग। तो ये जो कंडीशन है वो कहलाती है आपकी वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर या वॉयरिज्म। तो इसमें अपन का क्या और इंक्लूड हो सकता है, पोर्न वाचिंग। जो व्यक्ति पोर्न देखते हैं ज्यादा, उनको हैबिट होती है पोर्न देखने की, वो किस कैटेगरी के पेशेंट होते हैं, वो होते हैं वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर के। ठीक है, तो उनके अंदर सेक्सुअल स्टिमुलेशन कब होता है, जब वो दूसरे व्यक्ति को बिना कपड़ों के या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखते हैं। क्लियर है, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर। आंसर जो था हमको मिल गया यहाँ पर, हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व। अब ये चारों आपको डिसऑर्डर दिए गए, रिकरेंट एंड इंटेंस सेक्सुअल फैंटेसी एंड बिहेवियर इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। सेक्सुअल अराउजल किसकी वजह से हो रहा है, रिकरेंट एंड इंटेंस मतलब बार बार हो रहा है, और इंटेंस हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा इंपल्सिव बिहेवियर हो रहा है। सेक्सुअल फैंटेसीज हो रही है और बिहेवियर इन्वॉल्विंग चिल्ड्रंस, या तो फैंटेसीज हो रही है, ठीक है, या फिर बिहेवियर हो रहा है इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। तो जिसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो
वो सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसको बच्चों के लिए अट्रैक्शन होता हो, बच्चों की वजह से सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता हो, या बच्चों के साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता हो। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? एक्सिबिशनिस्ट डिसऑर्डर हम लोगों ने समझ लिया, वॉयरिज्म समझ लिया, सेक्सुअल सैडिज्म समझ लिया, बचा क्या आपके? पीडोफिलिक, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, पीडोफिलिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो पीडो वर्ड जो किसको इंडिकेट करता है? पीडिया, पीडिया मतलब चिल्ड्रन। ठीक है, तो वहां से टर्म ली गई है पीडोफिलिक, पीडोफिलिक डिसऑर्डर। तो ऐसे फैंटासीज या ऐसे बिहेवियर या ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है, ऐसे डिसऑर्डर्स को क्या कहेंगे अपन? पीडोफिलिया। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर्स ऑफ फेटिसिस्टिक डिसऑर्डर्स? फेटिसिस्टिक हमने पढ़ लिया, दो चीजें थी इसमें, एक तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था, उनको देखना था, और दूसरा था यहां पर नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स को देखना था। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देखना या नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स को देखना, जो कि किससे संबंधित है? अपोजिट जेंडर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपोजिट जेंडर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देखिए, पढ़ते हैं ऑप्शन। सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और हाईली स्पेसिफिक फोकस ऑन नॉन जेनाइटल बॉडी पार्ट्स। हमको फर्स्ट में हमारा आंसर मिल गया। सेकंड इज अराउजल फ्रॉम ऑब्जर्विंग अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये टर्म पढ़ी थी, जिसको अपन कहते हैं क्या? वॉयरिज्म। अनसस्पेक्टिंग का मतलब पता चल गया, ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि कोई मेरे को देख रहा है, वो कहलाता है अनसस्पेक्टिंग पर्सन। सेक्सुअल अट्रैक्शन टू चिल्ड्रन, इसको अपन ने कहा था पीडोफिलिक या पीडोफिलिया। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ये कहलाती है हाइपोसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो चारों टर्म क्लियर है आपके सामने। आपका आंसर जो रहेगा वो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर? तो वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया कि दूसरों को बिना कपड़ों के देखना या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखना या अनड्रेसिंग होते हुए देखना, वो कहलाता है वॉयरिज्म। पढ़ते हैं ऑप्शन। सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम ऑब्जर्विंग एन अनसस्पेक्टिंग पर्सन। अनसस्पेक्टिंग पर्सन समझ में आ गया, यहां पर भी वही टर्म यूज हुई है। हु इज नेक्ड, अनड्रेसिंग और एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी। फर्स्ट में आपका ऑप्शन मिल गया। सेकेंड ऑप्शन, सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। इन्फ्लिक्टिंग पेन, दूसरों को दर्द दे करके, क्या कहलाता है? ये सैडिज्म कहलाता है। दूसरों से दर्द लेकर के क्या कहलाता है? मैसोकिज्म। ठीक है, ये दो अपोजिट टर्म्स है। नेक्स्ट इज अराउजल फ्रॉम वियरिंग क्लॉथ ऑफ द अपोजिट सेक्स। दूसरों के कपड़े पहन करके, ये कहलाता है ट्रांसवेस्टिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसवेस्टिज्म। स्पेशली किसको? अंडरगारमेंट्स को। सेक्सुअल अट्रैक्शन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है फैटिसिज्म, फैटिसिज्म। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन क्लियर हो गए। आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर ए पर्सन एक्सपीरियंसेस सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम बीइंग ह्यूमिलेटेड, बीटन और बाउंड। देखिए, वही टर्म आ गई। अपोजिट जो टर्म्स थी, अपोजिट जेन ह्यूमिलेशन और इन्फ्लिक्टिंग पेन वाले टर्म्स थी, उसमें तो हमने दो अपोजिट टर्म पढ़ी थी, सैडिज्म पढ़ी थी, मैसोकिज्म पढ़ी थी। तो सैडिज्म में तो होता है इन्फ्लिक्टिंग पेन, और यहां पर होता है बीइंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से लेकर के। तो लेकर के वाली टर्म्स क्या आपके? मैसोकिज्म। फेटिसिज्म आपको पता है, ठीक है, बाय सीइंग या ऑब्जर्विंग द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू द अपोजिट जेंडर। नेक्स्ट इज वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर। वॉयरिस्टिक में नेक्ड विदाउट क्लोथ्स वाई ऑब्जर्विंग। ठीक है, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड अनड्रेसिंग। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर रहा है व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स, यहाँ पर जो मेन एम है वो क्या है? जेनिटल बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो आपका जो आंसर है 2। नेक्स्ट इज ए डायग्नोस्टिक ऑफ इरेक्टाइल डिसऑर्डर की हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में।
तो इरेक्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। रिक्वायर्स दैट सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट, ये जो सिम्टम्स है वो कितने टाइम तक होने चाहिए। अब ये डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस है जो कि किसने दी है, DSM-5 के अंतर्गत दी गई है, अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन के द्वारा। डायग्नोस्टिक, इसका पूरा नाम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तो ये आपसे टर्म पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो DSM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इरेक्टाइल डिसऑर्डर रिक्वायर्स दैट सिम्टम्स हैव बीन रिप्रेजेंट फॉर एटलीस्ट, कितने टाइम तक होने चाहिए सिम्टम्स, वो आपको याद करना है, 6 मंथ तक होने चाहिए। अगर इरेक्टाइल डिसऑर्डर के सिम्टम्स आपको 6 महीने या उससे ज्यादा नजर आ रहे हैं तो आप उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में रखोगे, नहीं तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रांजिएंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब कई बार ऐसा होता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, किसी प्रकार का कोई टेंशन स्ट्रेस तनाव हो गया, उसकी वजह से कई बार इरेक्टाइल डिसऑर्डर डिसफंक्शन हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो समय के साथ साथ हील हो जाता है। जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपके स्ट्रेस रिलीज होता है बॉडी से, साइकोलॉजिकली आप हेल्दी हो जाते हो, तो वो कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, तो उसको अपन कहेंगे ट्रांजिएंट इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। लेकिन अगर वो कंडीशन 6 महीने से ज्यादा है तो हम उसको फिर क्या करेंगे, इरेक्टाइल डिसऑर्डर मान करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीडोफिलिक डिसऑर्डर। पीडोफिलिया समझ में आ गया, किससे रिलेटेड होगा, पीडो मतलब पीडिया और पीडिया मतलब चिल्ड्रन, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। कई बार हम सिंपल टर्म्स पता नहीं होने के कारण गलत कर आते हैं। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लिमिटेड छोटा सा टॉपिक है, लिमिटेड टर्मिनोलॉजी, अगर वो टर्मिनोलॉजी आपको याद है तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शन क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन टू चिल्ड्रन टिपिकली एज्ड 13 इयर्स और यंगर। अब यहां पर देखिए एज ग्रुप बताया, एज ग्रुप आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि किस एज ग्रुप के बच्चों को आप पीडोफिलिक कैटेगरी में रखोगे। इसको अपन बोलते हैं प्री प्यूबर्टी केस। प्यूबर्टी अचीव करने से पहले की जो एज होती है उस कैटेगरी के अंदर अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हो तो वो फिर किस कैटेगरी में आ जाएगा, पीडोफिलिया। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन टू चिल्ड्रन टिपिकली एज्ड 13 इयर्स और यंगर, 13 साल या उससे कम के बच्चों के साथ अगर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द पीडोफिलिया। सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग अनसस्पेक्टिंग अडल्ट्स, दैट इज नोन एज द वॉयरिज्म। arousal from cross dressing is known as the transvestism. Desire to engage in public sexual act is known as the exhibitionism. एग्जीबिशन, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सारी टर्म हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखोगे तो आपको इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। क्लियर है। आपका जो आंसर है जाएगा इसमें वो जाएगा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ वेजाइनिस्मस। देखिए वेजाइनिस्मस टर्म्स आ गई, ये मैंने बताया था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। एक हमने पढ़ा था डिस्पैरियूनिया, जिसको हमने पढ़ा था जेनेटल पेल्विक डिसऑर्डर के अंतर्गत पेनिट्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है। पेनिट्रेशन डिसऑर्डर मतलब पेनिट्रेशन से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आएगा पेनिट्रेशन डिसऑर्डर के अंदर। अगर पेनिट्रेशन की वजह से पेनिट्रेशन के टाइम पर पेन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं डिस्पेरियोनिया। अब ये क्या है, वेजाइनिस्मस। वेजाइनिस्मस होती क्या है, देखिए जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको समझना है और वो समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर क्या होगा, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन होगा। अब पेनिट्रेशन होगा तो इंसर्ट कहां होगा, ये वेजाइना का जो 1/3 पार्ट है आउटर, वेजाइना का आउटर 1/3 पार्ट, उसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पेनिट्रेशन के टाइम पर, अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, डर की वजह से हो सकता है, या किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। इसका कोई फिक्स एग्जैक्ट
रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब पेनिट्रेशन होता है तो वेजाइना का जो आउटर 1/3 पार्ट है, आउटर 1/3 पार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो नैरो हो जाती है और पेनिट्रेशन जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पेनिट्रेशन जो होता है वो कैसा हो जाता है? डिफिकल्ट। ये जो पेनिट्रेशन डिफिकल्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वेजाइना की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वेजाइनिस्मस, वेजाइनिस्मस बोलते हैं। ठीक है, वेजाइनिस्मस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वेजाइना का जो आउटर 1/3 पार्ट है वो उसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं ड्यू टू द फियर और स्ट्रेस और एनी अदर रीजन ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन, सो इट मेक्स द पेनिट्रेशन डिफिकल्ट। एंड अगर आप फोर्स करते हो उस वक्त पेनिट्रेशन के टाइम पर कि जो वेजानल मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट है और अगर फोर्सफुल पेनिट्रेशन किया जाता है तो फिर वो पेन क्रिएट करता है और उसको अपन बोलते हैं क्या? डिस्पेरियोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पेरियोनिया। तो डिस्पेरियोनिया जो होता है वो वेजानिज्मस के सिम्टम्स में आ सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका मीनिंग है वेजानिस्मस का वो क्या होता है? अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यस ये इसका फीचर्स हो सकता है। ड्यू टू द वेजानिस्मस इट कैन अकर्स बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द वेजानिस्मस। सेकंड इज इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द 1/3 ऑफ द वेजाना, इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द आउटर थर्ड ऑफ द वेजाना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया आंसर। लिक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, हाइपोसेक्सुअलिटी, प्रीमेच्योर ऑर्गेज्म जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इंडिकेट करता है। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है क्या? अब आपके समझ में आ गया कि अगर जो इजैकुलेशन ऑफ सीमन अकर्स बिफोर रीचिंग द ऑर्गेज्म वो होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या रखेंगे हम? कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे कि व्यक्ति के अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम्स है या नहीं है? तो यहाँ पर आपको डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस पूछी गई है। पहला, इजैकुलेशन अकरिंग विद इन 1 to 2 मिनट्स ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के 1 to 2 मिनट्स के अंदर अगर इजैकुलेशन होता है दैट इज नॉन एज द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये हम लोग ऑलरेडी डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूं। लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ये क्या है आपकी? हाइपोसेक्सुअलिटी। डिफिकल्टी इन अचीविंग एन इरेक्शन, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या कहलाता है? डिस्पेरियोनिया। ये टर्म्स भी याद रखना, क्या कहलाता है? डिस्पेरियोनिया। ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following disorder involves intense sexual arousal from fantasies, urges or behaviors related to rubbing against a non-consenting person? non-consenting person और unsuspecting person दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। unsuspecting person और दूसरा होता है नॉन कंसेंटिंग पर्सन। तो अनसस्पेक्टिंग पर्सन तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं होता कि कोई मेरे तरफ देख रहा है या कोई मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है। नॉन कंसेंटिंग पर्सन, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए दोनों जेंडर का म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, मतलब आपसी सहमति होना जरूरी है। दो अपोजिट जेंडर पार्टनर्स का आपसी सहमति होना जरूरी है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। लेकिन उस सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जो है सेक्सुअल स्टिमुलेशन क्रिएट किया जाएगा, सेक्सुअल स्टिमुलेशन दिया जाएगा, दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को करें। ठीक है, अब यहां पर आ रहा है नॉन कंसेंटिंग पर्सन। तो नॉन कंसेंटिंग पर्सन का मतलब होता है बिना अनुमति के, बिना सामने वाले पर्सन की अनुमति के अगर आप कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन देने की कोशिश करते हो या कोई भी सेक्सुअल बिहेवियर करते हो तो वो किस कंडीशन में आएगा? तो फैंटेसीज, मतलब आप फैंटेसीज कर रहे हो, ठीक है, अर्ज कर रहे हो, आपके अंदर डिजायर हो रहा है, एंड बिहेवियर कर रहे हो किससे रिलेटेड? रबिंग अगेंस्ट, टच करना, मोलेस्ट करना। ठीक है, ये किसके पार्ट होंगे आपके? ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका फीचर्स होगा। अब इससे रिलेटेड टर्म्स कौन सी है? वॉयरिज्म आपको पता है, फ्रोट्यूरिज्म, इसका आंसर क्या है? फ्रोट्यूरिज्म। सेक्सुअल मैसोकिज्म, बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय अदर्स, fetishistic by observing the non-living object and non-genital body parts, voyeuristic disorder, watching the person naked, unsuspecting person naked and involved in the sexual activity। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाथ लगाना, मोलेस्ट करना, टच करना, ये सब किसके पार्ट हैं आपके? फ्रोट्यूरिस्टिक डिसऑर्डर के।
क्लियर है? तो इन सब के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है केवल, यहाँ पर भी वॉचिंग हो रही है केवल, ठीक है, यहाँ पर टच कर रहे हैं बिना अनुमति के व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, छुआ जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, तो वो आपके फ्रोटिलिज्म में यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर पेन को लिया जा रहा है, ठीक है। तो एक एक टर्म्स आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड किया है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और अपकमिंग एग्जाम्स में आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स में पढ़ते हैं, कहीं पे भी आपको कुछ पढ़ने को मिलता है और आपके वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप हमें वो क्वेश्चन भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या आपके यूट्यूब या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन भेजने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।